हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर्स के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएशन। क्लास 12 बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और नीट का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बेसिक्स जेनेटिक्स के बेसिस के बारे में। क्या क्या चीज़ें बेसिक्स हैं, जैसे आप क्रोमोजोम, डीएनए, क्रोमेटिन, लोकस क्या होता है, एलील क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, करेक्टर्स क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होते हैं, एलील्स को जीन बोलते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर के लिए। एक एलील क्या एक करेक्टर टू जीन एक करेक्टर के लिए कोड करता है, तो टू एलील भी एक करेक्टर के लिए कोड करता है। तो इन सभी चीज़ों का आज हम बात करने वाले हैं। जैसा आप इस बहुत थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, सेल एंड साइकिल में G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, ये सभी जो फेजेस हैं इसमें फैकिटीन वगैरह वगैरह जो आते हैं डिप्लोटीन में, वो सब आप उस चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जो डीपली बात करने वाले हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे बेसिक ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक ऑफ जेनेटिक्स की हम बात करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए आपको कि एक सेल्स ऐसे होता है जिसमें इस तरीके से, मान लीजिए M फेज है, G1 फेज है, G2 फेज है, या इधर G2 फेज है, S फेज है। M फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। तो G1 फेज, अभी पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि इस तरीके से डीएनए होता है। मान लीजिए फिर और कंडेंस हो जाता है, फिर यहाँ पे जाके ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये हो गया डीएनए, ये हो गया आपका क्रोमेटिन, और ये हो जाएगा क्रोमोसोम। तो ये है डीएनए आपका, ये क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम। अब इसकी बहुत सारी खासियत एक मिनट। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये भी क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमोसोम भी क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमेटिन भी क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो बेसिकली क्रोमोसोम जो आपका G1, S और G2, यहाँ पे देख लीजिए, G1 हो गया, S हो गया, या G2 में क्या दिखता है, और M फेज में आपका क्या दिखता है। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज में आपका क्रोमेटिन विजिबल होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन विजिबल होता है। M फेज में आपका क्रोमोसोम विजिबल होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विजिबल होता है। देखिए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज में क्रोमेटिन विजिबल होता है, M फेज में आपका क्रोमोसोम विजिबल होता है। और क्या डीएनए के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के भी ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, और इसके ऊपर भी प्रोटीन्स होते हैं। आपके क्रोमेटिन्स के ऊपर भी प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए के ऊपर भी प्रोटीन होते हैं, क्रोमेटिन के ऊपर भी प्रोटीन्स होते हैं। ये सब हो गया। अब जैसे इसमें क्या होता है, आपका क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से होता है। जो ये आपका है, ये G1 फेज में दिखता है। ये कहाँ दिखता है? ये आपका G1 फेज में दिखता है, ये G2 फेज में दिखता है। G1 फेज में क्या होता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक एलील है, ए स्मॉल ए, यहाँ पे टी स्मॉल टी, यहाँ पे मान लीजिए डब्लू, यहाँ पे स्मॉल डब्लू। तो इस तरीके के होते हैं। तो ये G1 फेज पे इस तरीके से, तो ये तुम्हारा, ये इतना, इसको हेप्लॉइड बोलते हैं।
तो इतने को बोलते हैं एन से लिखते हैं, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। और जब इस दोनों को लेंगे, जब इसको भी ले लेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 2n, मीन्स डिप्लॉयड हो जाएगा। इसके केवल हैप्लॉइड बोलते हैं, और जब दोनों को ले लेंगे तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो जीवन में इस तरीके से रहता है, G2 फेज में इस तरीके से दिखता है। जीवन फेज में आपके सिंगल क्रोमेटिड होते हैं, मतलब ये कैसे है, सिंगल क्रोमेटिड, ये है डबल क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड। ये है आपका सिस्टर क्रोमेटिड। और यहाँ पे क्रोमेटिड सिंगल होते हैं, यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड होते हैं, इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। आप ये पढ़े होंगे कि माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्या होता है उसमें, माइटोसिस में जो क्या होता है कि उसके जीन सेम रहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जेनेटिकली सेम क्यों, जीन सेम नहीं होता, सॉरी, माइटोसिस जेनेटिकली सेम क्यों होता है। अगर कोई रीज़न जानता है तो पहले कमेंट करेगा, कमेंट करेगी आप अगर देख रहे हैं, कोई भी है देख रहा है, अगर माइटोसिस में जेनेटिकली सेम क्यों होते हैं उसका रीजन कमेंट करिए। तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, अगर आपने कमेंट किया आता होगा बहुत अच्छा, लिखिएगा मैं जानता था या आई नो, ये लिख दीजिएगा कमेंट में। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए माइटोसिस में जेनेटिकली सेम क्यों होते हैं, उसका भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, माइटोसिस जेनेटिकली सेम क्यों होते हैं। माइटोसिस में ऐसे रहता है तो इस तरीके से डिवाइड होता है, तो इसका रीजन क्या है, जेनेटिकली सेम होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, इसका रीजन होता है, रीजन होता है जो ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे ये ज्वाइन होते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए रहेगा, ये रहता है। तब जब ये क्या होता है, जब इसका एनाफेज में डिवीजन होता है तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल है, ये वाला, ये ज्वाइन होता है। तो जब ये एनाफेज में, जब ये ड्यूरिंग एनाफेज जब इनको अलग किया जाता है तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइटोसिस का, हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉयड हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, डीएनए, क्रोमोजोम, क्रोमेटिन, ये सब आप चीज़ों को आपको हमने बता दिया। अब कोई एक सवाल और है, अगर आप बहुत पढ़े हैं तो आप ये बता दीजिए कि मैक्सिमम सेल, हमारे अंदर के मैक्सिमम सेल्स किस फेज में रहते हैं। 4 ऑप्शन है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज, किस फेज में रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है G1 फेज। G1 फेज में रहते हैं, फिर कुछ जिनको परमानेंट होता है वो G0 फेज में चले जाते हैं, इनको परमानेंट होना रहता है वो G0 फेज में चले जाते हैं। नहीं तो अब एक बच्चा पूछेगा तो परमानेंट सारे सेल थोड़ी होते, परमानेंट सारे सेल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम सेल, ज़्यादातर सेल जो होते हैं G1 फेज में ही रहते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम बात कर ले रहे हैं, ये हो गया, अब हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा लोकस के बारे में। और लोकस हो गया, करेक्टर हो गया, फिर एलील्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसके बारे में बात कर लेना। बेसिक अगर आपको इतना आता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमोजोम, डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, क्रोमेटिन पे न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोजोम भी न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। G1, S और G2 में आपके क्रोमेटिन विजिबल होते हैं, M फेज में क्रोमोजोम विजिबल होता है। ठीक है, और G1 फेज में आपके सिंगल क्रोमेटिड होते हैं, और G2 फेज में सिस्टर क्रोमेटिड या डबल क्रोमेटिड होते हैं। यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल क्रोमेटिड, G2 फेज में आपके सिस्टर क्रोमेटिड या डबल क्रोमेटिड होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर इफ मान लीजिए इन G2 फेज क्रोमोजोम नंबर इज 36, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। G2 फेज की पूछ रहा हूँ, तो अब आपके G2 फेज पूछा हूँ, क्रोमोजोम नंबर 36 है, तो क्रोमोजोम यहाँ पे क्रोमोजोम, एक बात और, यहाँ पे क्रोमोजोम कितना है, ये क्रोमोजोम है 2n, यहाँ पे n बराबर 6 है, यहाँ पे 2n बराबर 6 है, यहाँ पे भी 2n बराबर 6 है। क्रोमोजोम नंबर 6 है, इसमें भी क्रोमोजोम 6 है, क्रोमोजोम
2n बराबर 6 है क्रोमोजोम, इसमें भी 6 है। क्यों? यहाँ पे n बराबर 3 हैप्लॉइड, 2n हो गया डिप्लॉइड, 2n 6 2 तो इसमें सिंगल है, क्रोमोजोम सेम है दोनों में, बस इसमें क्या है क्रोमेटिड अलग है, इसमें क्रोमेटिड डबल हो गया, इसमें क्रोमेटिड सिंगल है। जो G1 फेज में है सिंगल क्रोमेटिड है। 2n बराबर 6 क्रोमोजोम, 2n बराबर 6 क्रोमोजोम, इसमें भी ये दोनों डिप्लॉइड है, ये भी दोनों डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें सिंगल क्रोमेटिड है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगल क्रोमेटिड है, यहाँ पे डबल क्रोमेटिड है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए G1 है तो n हैप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं केवल, और 2n बराबर 6 क्रोमोजोम, इसमें भी क्रोमोजोम का नंबर। और एक बात और, क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होता, एस फेज में क्रोमोजोम नंबर नहीं डबल होता, डीएनए रेप्लिकेशन तक क्रोमेटिड्स डबल होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड, यहाँ पे डबल क्रोमेटिड है। ये सवाल हो गए, और वो सवाल मैं आपको बता दूँ तो उसमें कितने होंगे, 36 बोला था, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्रोमेटिड 70। अगर क्रोमोजोम नंबर G2 में 36 है तो वहाँ पे क्रोमेटिड कितना होगा 72। अगर क्रोमोजोम नंबर G1 में 36 है तो क्रोमेटिड कितना हो, तो क्रोमेटिड 36 ही रहेगा। G1 की बात करेगा तो जितना क्रोमोजोम उतना क्रोमेटिड, लेकिन अगर G2 की बात कर रहा है तो क्रोमोजोम का डबल हो जाएगा क्रोमेटिड। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं आपके लोकस के बारे में। तो लोकस भी यहीं पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ लोकस क्या होता है। एक मिनट इधर ही बताऊंगा लोकस के बारे में, हम यहाँ जान लेते हैं, पूरा स्लाइड इस पे तैयार रहेगा आपका। लोकस यहाँ जान लेते हैं। लोकस के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक है ए, ये है ए, ये है, तो जो सेम लाइन पे है या सेम इसे है ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा लोकस। लोकस क्या है, जो पैरेलल पे आए, जो उसके पैरेलल आए उसको लोकस, जो एलील पैरेलल पे पाया जाए। जैसे ये एक ही कैरेक्टर है, ये आपका, ये है लोकस, ये आपके दो क्रोमेटिड है सेम पैरेलल पे आए उसको लोकस बोलते हैं। एक लोकस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, रुक जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक लोकस, वन करेक्टर, 2 जीन और 2 एलील। देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लोकस, 1 करेक्टर, 2 जीन, 2 एलील। अब यहाँ पे करेक्टर क्या है, एक करेक्टर। मान लीजिए कि ए जो है आपका, ये ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक आई, और स्मॉल ए आपका जो है वो ब्लू आई। ये आपके क्या है, ये करेक्टर है, ये क्या है करेक्टर है। तो एक लोकस पे 1 करेक्टर रहता है, 2 जीन 2 एलील। तो जो आपके करेक्टर है, 2 करेक्टर 2 जीन ऑफ सेम करेक्टर, टू जीन ऑफ सेम करेक्टर ऑफ डिफरेंट एलील, दो डिफरेंट एलील हैं, दो डिफरेंट जीन हैं, बट करेक्टर सेम है। तो यहाँ पे ब्लैक आई 2 एलील। होमोजाइगस क्या होता है यहाँ पे बता देते हैं आपको, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस आपका क्या है, जैसे ये हो गया स्मॉल ए, ये आपका होमोजाइगस है, ये आपका होमोजाइगस, या फिर तो ये आपका होमोजाइगस है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये आपका क्या होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस में क्या आएगा आपका, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये आपका हेटेरोजाइगस है। ये आपके डिप्लॉइड हैं, ये आपके कैसे हैं, ये सब डिप्लॉइड हैं। ये सब डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड में क्या होगा आपका, हैप्लॉइड में आपका क्या होगा, जब हैप्लॉइड की बात करेंगे तो आपका 1 लोकस
वन लोकस, वन करेक्टर और वन जीन या फिर वन एलील। ये रहेगा हैप्लॉइड का, ये रहेगा हैप्लॉइड में वन लोकस, वन करेक्टर, वन जीन, वन एलील। ये डिप्लॉइड के हैं, होमोजाइगस। ये दोनों सेम है, दोनों एलील सेम करेक्टर के हैं। डिप्लॉइड होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में आपका इस तरीके से रहेगा। होमोजाइगस मतलब ये भी अगर ब्लैक आई है तो ये भी ब्लू आई है, और ये क्या है ब्लैक आई ब्लू आई, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। हैप्लॉइड में वन लोकस, वन करेक्टर, वन जीन। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया आपको, लोकस समझ में आ गया आपको, करेक्टर समझ में आ गया, जीन भी समझ गया। जीन का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो क्या करता है फॉर अ सिंगल ट्रेट। जीन जो होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वो बदलाव में जो बदलाव हुआ है उसको जीन बोलते हैं। जो बदलाव होता है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सिंगल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इतना आपको यहाँ पे पूरा बेसिक हमने बता दिया है जो आपको जेनेटिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर कुछ बच गया होगा तो जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा होगा, बच गया होगा, तो अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन अगले वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का टॉपिक है। बहुत ही हाईली यील्ड बेस्ड टॉपिक है। थैंक यू।